से स्टार्ट हो रही है, जिसके अंदर में हम लोग सीटेट एसएसटी के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और पेडागोजी इन सभी के क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, ये आप लोगों की मास्टर क्लास होने वाली है। इसके अंतर्गत हम लोग इतने सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे कि अगर आप लोग एग्जाम के अंदर में एसएसटी से पेपर दे रहे हो तो आप लोग बहुत आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और साथ ही साथ ये आप लोगों की सीटेट क्लियर होने के बाद में आप लोगों को बीपीएससी के अंदर में भी काम आएगा। आप लोगों को जो है फ्रेंड्स DSSB में, आपके केवीएस के अंदर में, आपके एडब्ल्यूएस के अंदर में, आपके सुपरटेट में, इन सारी जगहों के ऊपर में आप लोगों को काम आने वाला है। तो अगर आप लोगों का सीटेट क्लियर हो गया तो भी आप इस क्लास को देख सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी आधारित, न्यू और ओल्ड दोनों ही एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। जितने बच्चे यहां पर में जुड़ चुके हैं एक बार हाथ ऊपर कर देंगे। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सेशन को ऑलरेडी लाइक कर दिया। जितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेशन उन लोगों को समर्पित जिन्होंने सेशन स्टार्ट होने से पहले ही अपना पूरा का पूरा योगदान यहां पर में दे दिया है। जहां भी शेयर कर सकते हो वहां शेयर कर दीजिए जल्दी से। इस सीरीज का, इस जो है आपकी मास्टर क्लास सीरीज का आज ये पहला सेशन है और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसके पूरे के पूरे सेशंस अच्छे से आखिरी तक देखें। आपको इस क्लास के बाद में टेस्ट मिलने वाली है। कहां मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, मैं आपको बताऊंगा। पूरा क्लास आप लोग देखिए ताकि आप लोगों की रिवीजन भी साथ में साथ होती रहे। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप लोगों का, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। ठीक है, आपको इसमें बताना है निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की स्थापना कदंब मयूर शर्मन ने की थी। अब ये क्वेश्चन आप लोगों का फ्रेंड्स बहुत ही ताजा क्वेश्चन है। ठीक है, 2024 के अंदर में ही आया हुआ है। कदंब मयूर शर्मन एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है ये कदंब मयूर शर्मन। ओके, आपको बताना है कदंब मयूर शर्मन ने कौन से राजवंश की स्थापना की, कौन से वाले राज्य की स्थापना की थी, साम्राज्य की स्थापना की थी। क्या वो कर्नाटक में था वो राज्य जिसकी स्थापना कदंब मयूर शर्मन ने की थी, राजस्थान में था, गुजरात में था, मध्य प्रदेश के अंदर में था। आपको डायरेक्टली बता दूं एनसीईआरटी के सोर्स से मैं आपको बता रहा हूं, ये क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 के किंग्स एंड किंगडम्स के अंदर में दिया हुआ है आपका। ठीक है, देखिए यहां पर में दिया हुआ है कि जो है कई सारे जो है आपके ऐसे ब्राह्मण हुए हैं या अलग अलग वर्ण के लोग हुए जिन्होंने अपने आप को राजा घोषित किया। फॉर एग्जाम्पल कदंब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, ये गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, कदंब मयूर शर्मन भी ब्राह्मण थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने जो है पेशे को छोड़ दिया, ब्राह्मणगिरी पूजा पाठ वगैरह जो था उसको छोड़ दिया। कदंब मयूर शर्मन जो थे, ठीक है, पहले नाम इनका दिया है ना, इसी वजह से पहला क्रमशः बोला है कर्नाटक। ठीक है, और राजस्थान के अंदर में गुर्जर प्रतिहार। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि ब्राह्मण देवर ब्राह्मण। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, अपने जो ब्राह्मण वर्ण था उसको छोड़ दिया कदंब मयूर शर्मन ने। ठीक है, रिस्पेक्टिवली बात आई है तो पहले कर्नाटक आएगा कदंब मयूर शर्मन के लिए, और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र के लिए आएगा राजस्थान। तो अब आगे में क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन मेरे को बना के बताओ आप लोग। जैसे ये क्वेश्चन बना है ना, सब लोग बाकी लोग आंसर करेंगे उसका, देखते हैं कितने लोग जो है यहाँ पर में लीडर है, कितने लोग जो है फॉलो कर सकते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर में जल्दी से एक्टिव हो जाएंगे और आंसर करेंगे। जल्दी से एक क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग इसके ऊपर में। जैसे ये क्वेश्चन बना है आपका जिसमें बोला गया है कि कदंब मयूर शर्मन जो है उन्होंने कहां पर में किया था, तो आंसर इसका हो जाएगा कर्नाटक। अब दूसरा वाला क्वेश्चन यहां से आप लोग बना के बताइए, बाकी लोग उसका आंसर करेंगे। कमेंट के अंदर में मेरे को चाहिए बच्चे उनके कमेंट्स को लाइक भी करते रहेंगे। ठीक है, और आंसर भी करते रहेंगे। और जो बच्चे भी यहाँ लाइव देख रहे हो चैट के अंदर में भी कमेंट क्वेश्चन बना के आंसर करते रहिए। ठीक है, चलिए देखते कितने लोग लीडर है यहाँ पर में जो क्वेश्चन बना सकते हैं और बाकी लोग आंसर कर सकते हैं उसका। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन आता है, काइकोलर और देवांग समुदाय। आपको बताना है ये बुनकर समुदाय थे, कहां से बिलोंग करते थे, काइकोलर, देवांग। ठीक है, ये सारे के सारे जो है फ्रेंड्स क्या थे, बुनकर समुदाय थे। बुनकर कहां से बिलोंग कर रहे थे, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया। आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट वाले फैक्ट्स बताता हूं इससे रिलेटेड, जो और क्वेश्चन इस पर बनेंगे आप लोगों के आगे जाकर। ठीक है, उसको भी आप लोग देखिएगा यहां पर में। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें वीवर्स की, वीवर्स का मतलब होता है जो कपड़ों की बुनाई करते हैं। ठीक है, जो वीविंग करते हैं, ठीक है, उनको वीवर्स या फिर बुनकर कहा जाता है। अगर मैं बात करूं काइकोलर, देवांग और एक और शब्द है साले। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, अभी गाली वाला नहीं है वो। ठीक है, वो एक जाति है। ठीक है, साले, काइकोलर और देवांग, ये जो है फ्रेंड्स साउथ इंडिया की क्या है, बुनकर जनजाति है। लिखो सभी लोग, साउथ इंडिया की 3 बुनकर जनजातियों के नाम अभी के अभी मेरे को कमेंट के अंदर में लिखकर बताएंगे आप सभी के सभी। जल्दी जल्दी से लिखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि जय कृषि कृष्णा जो है उन्होंने क्वेश्चन बनाया है, इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे यहाँ पर में। ठीक है, देखिए कदंब मयूर कदंब मयूर वर्मन। ठीक है,
उन्होंने थोड़ा सा उसमें लिखने में गलती कर दी, लेकिन किस वंश से थे, ठीक है, उन्होंने लिख दिया कि कहां से बिलोंग करते थे, वो लिखना चाहते थे बेसिकली। तो आप आंसर कर दीजिए। एक एटलीस्ट कोशिश के लिए यार एक थम्स अप तो इनके लिए भी बनता है। तो जो बच्चे यहाँ पर मैं कोशिश कर रहे हैं, साले काइकुलर और देवांग साउथ इंडिया के थे। तंती वीवर्स, ठीक है, तंती जाति के जो लोग थे वो कहां से बिलोंग करते थे, ठीक है, तंती, ये याद रखना आप लोगों ने, बंगाल से। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, ठीक है, एक जोड़ियां मिलाने वाला क्वेश्चन यहाँ पर में बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता, जोड़ियां मिलाने वाला क्वेश्चन। ओके, जुल्हा कहा, जुल्हा या जिनको मोमिन भी कहा जाता था, ये नॉर्थ इंडिया के थे। आपको पता है संत कबीर ये जुल्हा जाति से बिलोंग करते थे। जुल्हा, जुल्हा बुनकर थे वो, बनारस के, नॉर्थ इंडिया के, ठीक है, तो जुल्हा जाति से बिलोंग करते थे। चलो, अब मैं आप लोगों से पूछू क्या, एक एक करके एक क्वेश्चन भी बना देंगे। मैं टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज एक क्वेश्चन ऐसा बना दीजिए जिसमें से हम नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और वेस्ट ईस्ट इंडिया ये ले ले हम लोग, यहाँ पर में बंगाल का इलाका, और हम वहां पर में एक एक डाल दे, देखते हैं कि कितने बच्चे जोड़ी लगा पाते बिना ऑप्शन के। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर में साउथ इंडिया के आप लोग लिख दीजिएगा जितने याद आ रहे हैं आप लोगों को, नॉर्थ का, ठीक है, और बंगाल का हम लोगों ने एक देखा था, लिख दीजिए, थोड़ी देर में आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। नाउ अब देखिए यहाँ पर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है आप लोगों ने। दिल्ली बिकम एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर, दिल्ली जो है एक इंपॉर्टेंट शहर बन गया था किसके समय में, मिडल 12th समय सेंचुरी के अंदर में, 12वीं शताब्दी के मध्य में। दिल्ली आज जो आप देखते हो ना, दिल्ली शहर बहुत इंपॉर्टेंट शहर बन गया था 12वीं शताब्दी के मध्य में, ठीक है। आपको बताना है कि इससे रिलेटेड ये जो 2 पॉइंट्स दिए उनमें से कौन से वाले पॉइंट सही है। एक बार सेशन को लाइक जिन लोगों ने कर दिए जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स। ये पूरा का पूरा सेशन आप लोगों की वजह से चल रहा है, जिन्होंने सेशन को लाइक और शेयर कर दिया, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से शेयर करते रहेंगे ताकि इस तरीके से और क्वेश्चंस मैं आपको करवा सकूं। ये आप लोगों की जो है फ्रेंड्स मास्टर क्लास है जिसके अंदर में आपका पूरा का पूरा बेस क्लियर होगा, ठीक है। जितने भी बच्चे जिन्होंने देख लिया, दिल्ली सबसे पहले किसके समय में बनी थी, चौहान राजपूतों के अधीन राजधानी बनी थी, ऐसा बोल रहा है। देहलीवाल एक प्रमुख नगर था जहां अमीर व्यापारी रहते थे। अब देखो ध्यान से, दिल्ली सबसे पहले चौहान राजपूतों के समय में नहीं, तोमर राजपूतों के समय में राजधानी बनी थी। किसके समय में, ठीक है, चौहान नहीं था वो, तोमर था। सभी लोग लिखिए किसके समय में राजधानी बनी थी, हर एक बच्चा लिखेगा जल्दी जल्दी से, ठीक है, तोमर राजपूतों के समय में बनी थी। तो पहला वाला आप लोगों का पॉइंट यहां पर में गलत है। देहलीवाल क्या थे, देहलीवाल, ठीक है, एक प्रमुख नगर था, एक शहर था जहां अमीर लोग रहते थे। नहीं, देहलीवाल का मतलब होता था कॉइन, सिक्का, जो दिल्ली में जो सिक्के चलते थे उनको देहलीवाल बोला जाता था, ठीक है। तो ये भी आपका गलत है। आप लोगों से बोला गया है कि कौन सा वाला, ठीक है, सही है, आपको ये बताना था, करेक्ट वाला बताना था ना, तो कोई भी करेक्ट नहीं है, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना था। कितने लोग चाहते हैं ऐसे क्वेश्चंस आपको करा दूं जहां पर मैं आपकी नॉलेज की, अंडरस्टैंडिंग की टेस्ट हो रही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। दिल्ली पहली बार राजधानी किसके समय में बनी थी, हर कोई बच्चा लिखेगा, कम देखिए यहां पर मैं स्क्रीन के ऊपर में और लिखेंगे, ठीक है। तो तोमर राजपूतों के समय में दिल्ली सबसे पहली बार राजधानी बनी। फिर तोमरों के बाद में चौहान वंश आया। तोमर और चौहानों के समय में दिल्ली एक इंपॉर्टेंट शहर बनी थी, बट तोमर पहले थे जिन्होंने राजधानी बनाई थी इसको, ठीक है, तोमर राजपूत। यहाँ पर में कई सारे जैन व्यापारी, ठीक है, रहा करते थे, जिसकी वजह से ये एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर या फिर एक व्यापारिक केंद्र भी बन गया था। यहाँ पर में जो सिक्के चलते थे उनको देहलीवाल बोला जाता था। तो देहलीवाल क्या था, देहलीवाल स्लैश लिख दो जल्दी से, क्या था देहलीवाल, हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से लिखेगा। यहाँ पर में मुझे हर बच्चे का यहाँ पर में कमेंट चाहिए, देहलीवाल क्या था, नगर था या सिक्का था, आप लोग लिखोगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, हम जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर की तरफ में जाते हैं, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए, ये आप लोग खड़े हो, ठीक है, ये आप खड़े हो यहाँ पर में, ठीक है, आप जो है जैसे जैसे ऊपर की तरफ में जा रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे हम वायुमंडल की परत में ऊपर की तरफ में जाते हैं, क्या होता है, पहली बात तो आप ऊपर की तरफ में जा क्यों रहे हो, ठीक है, आपका मतलब जीवन में ये चल रहा है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, तो आप सोचिए चलो ऊपर की तरफ आप चले जाते हैं, तो प्रेशर इंक्रीजेस बट टेम्परेचर डिक्रीजेस। क्या ऊपर की तरफ में जैसे जैसे आप जाओगे प्रेशर इंक्रीज होगा? आप सोचो, देखो हवा जो है, जो हवा है सबसे ज्यादा कहां पर में होंगी हवा, वो होंगी आपकी जहां पर में, ठीक है, जहां पर में आपको ग्रेविटी ज्यादा है, ठीक है, तो ग्रेविटी ज्यादा कहाँ है, सतह के पास में, तो हवा यहां पर में रहती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो हवा पतली होती जाती है, ठीक है, हवा पतली, तो हवा का प्रेशर कम होता है। आप जैसे जैसे ऊपर जो एयर प्रेशर इंक्रीज नहीं होता है, क्या होता है, हवा का प्रेशर डिक्रीज होता है, कम होता है हवा का प्रेशर। तो ये तो गलत है, आगे का पढ़ने की जरूरत नहीं है। द प्रेशर डिक्रीजेस, जी बिल्कुल ये सही है कि हवा का दबाव जो है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि हवा पतली होती जा रही है, पतली। अब मतलब हवा ने जो है एक्सरसाइज कर ली और अपने आप को पतली कर लिया,
ठीक है शिवा, ऐसा वाला नहीं है वो, ठीक है। पतली कर लिया मतलब क्या है उसने, ठीक है, कि उसकी मात्रा कम हो गई है वहां पर में, ज्यादा हवा कहां पर में है, जमीन के पास में, तो वहां पर में हवा का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, सघन मात्रा में है। और पतली हवा का मतलब यह है कि वहां हवा की मात्रा कम है, जिस वजह से एयर प्रेशर कम लग रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है बोलते हैं। भाई ऐसा नहीं है, देखो क्या होगा ना, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ में जाओगे एक समय तक टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और फिर थोड़ा और ऊपर जाओगे उसके बाद से टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। मतलब टेम्परेचर पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा, तो ये वेरी करता है, वेरी करता है। तो केवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा ऐसा नहीं बोल सकते आप, ठीक है। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ये भी गलत है। दबाव और तापमान समान रहता है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर होगा डी। कितने लोगों को समझा है ये बात बताओ। देखो प्रेशर हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ में जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ में जाओगे प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, दबाव कम होगा। ये बात से एग्री करते हो? अगर एग्री करते हो तो हाथ ऊपर कर दो, फिर बाकी की चीजें और हम लोग सीखते जाएंगे, ठीक है। प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है, बट चेंज इन टेम्परेचर वेरीज, लेकिन जो तापमान में परिवर्तन है वो जो तापमान में परिवर्तन होता है, ठीक है, वो परिवर्तन होता रहता है, अलग अलग है। पहले तापमान जो है क्या होगा, मेसोस्फीयर मध्य मंडल तक की जो परत है वहां पर में कम होता है। फिर जैसे ही मध्य मंडल आप पार करते हो, मैं आपको एटमॉस्फेयर की लेयर भी पढ़ा दूंगा। अगर आप जो है जल्दी से हर एक बच्चा यहाँ पर मैं शेयर कर देता और अगले जो है अगर हम लोग 5 मिनट के अंदर में 500 क्रॉस कर जाते हैं, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको अगली क्लास के अंदर में मैं एटमॉस्फेयर की लेयर्स और उसके ऊपर में बेस हर एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो सारे के सारे क्वेश्चन करा दूंगा। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आता ही आता है। लेकिन मुझे चाहिए कि हर एक बच्चा जल्दी से शेयर कर दे इसको और सेशन को लाइक कर दे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो प्रेशर डिक्रीज होगा, लेकिन तापमान पहले कम होता है मेसोस्फीयर तक, फिर थर्मोस्फीयर से बढ़ने लगता है। ओके, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो सबसे ज्यादा हवा की डेंसिटी कहां पर में मिलती है आप लोगों को, ठीक है। तो हाईएस्ट जो हवा की डेंसिटी है या हवा का प्रेशर है वो कहां मिलेगा, समुद्र सतह पर। मतलब कि ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो समुद्र की सतह यहां पर में, तो यहां पर में सबसे ज्यादा प्रेशर रहेगा। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ में जाते हो हवा का प्रेशर जो है वो कम 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 होता जाता है, ठीक है, सब कम कम होता जाता है। तो हाइट के साथ में हवा का प्रेशर कम होता है। और वही बात अगर मैं करूं आप लोगों से आपके टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो वेरी करता है। साले, काइकोलर और देवांग, तंती वीवर, जुल्हा और मोमिन वीवर, आपको बताना है कि ये कहां कहां पर में रीजन, कौन से वाले रीजन में जोड़ियां मिलानी है आप लोगों ने। जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का सॉल्व कर पाएगा। जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेंगे आप सभी लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग अभी भी जितने लोग भी हैं यहाँ पर में, हर बच्चा अगर एक एक जगह पे भी शेयर कर देगा तो अगले 5 मिनट के अंदर में हम लोग 500 क्रॉस कर सकते हैं। हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है कि जल्दी से शेयर कर दे, हर एक जगह पे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे शेयर कर दे जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो देखिए साले, काइकोलर और देवांग, ये कहां का बताया था मैंने आप लोगों को, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका। ये दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की जो है ये वीवर जनजाति है। वीवर मतलब बुनकर जनजाति। तंती वीवर बंगाल के हैं, तंती तंती लोग बंगाल के हैं, ठीक है। और जुल्हा या जिनको मोमिन भी कहा जाता है, और आपको बताया था कि संत कबीर जो है वो इसी जाति से बिलोंग करते थे, जुल्हा या मोमिन, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा नॉर्थ इंडिया। ओके, जुल्हा या मोमिन नॉर्थ इंडिया। तो अब बताओ आंसर क्या होगा, ये आप लोग लगाओगे कमेंट के अंदर में। जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर लगाते रहेंगे आप सभी के सभी, ताकि आप सबको याद हो जाए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो साले एंड काइकोलर देवांग साउथ इंडिया, तंती बंगाल, जुल्हा मोमिन नॉर्थ इंडिया। एटलीस्ट ये याद हो जाना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आप जितने क्वेश्चंस बना सकते हैं कमेंट के अंदर में, इसके ऊपर में आप बनाएंगे और बाकी लोग आंसर्स करेंगे उसके ऊपर में, ठीक है। आप बनाएंगे, हो सकता है आप एक क्वेश्चन में आपको एग्जांपल देता हूं, आप क्वेश्चन बनाओगे कि तंती वीवर जो है आप लोगों का कौन से वाले क्षेत्र में पाया जाता है, तंती वीवर, तंती वीवर, ठीक है। बच्चे बाकी आंसर करेंगे, साउथ में, बंगाल में, नॉर्थ इंडिया में, कहां पर में, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहां पर मैं क्या बोला है, लाल किला सेडिमेंट्री रॉक से बना है, ठीक है, जिसको अवसादी चट्टान बोलते हैं। ताजमहल कायांतरी चट्टान से बना हुआ है। क्या ये बात सही है? लाल किला मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है और ताजमहल अवसादी चट्टान से बना हुआ है। अब आपको सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि ये तीन प्रकार की चट्टान कौन सी है। तो देखो तीन प्रकार की चट्टान होती है। एक होती है आप लोगों की इग्नियस रॉक, इग्नियस, इग्नियस रॉक, ये सबसे प्राइमरी रॉक है, सबसे प्राइमरी, सबसे पहली वाली प्राइमरी, ठीक है। अगर ये चट्टान धीरे धीरे टूटती है और फिर लेयर बाय लेयर जमा हो जाती है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक, जिसको आप लोग अवसादी चट्टान बोलते हैं, अवसादी,
अवसादी चट्टान। अगर आपने इग्नियस रॉक या फिर, ठीक है, इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक, इसके ऊपर में हीट और प्रेशर बहुत ज्यादा डाल दिया, हीट या प्रेशर डाल दिया, तो वो एक अलग प्रकार की चट्टान बन जाएंगी और उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान। तो इग्नियस रॉक जो है फ्रेंड्स आप लोगों की सबसे पहले प्रकार की चट्टान होती है, ये याद रखना है आप लोगों ने, सबसे पहले प्रकार की चट्टान, ठीक है। उसके बाद में आपकी सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल है आप लोगों का, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, जिसको आप लोग रेड सैंडस्टोन बोलते हो, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है आप लोगों का मार्बल, ठीक है। बहुत सारे और भी एग्जांपल है, बट यहाँ के केस में बता रहा हूं मैं आपको। पता है लाल किला किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से बना है लाल किला, और वो सेडिमेंट्री रॉक है। और ताजमहल जो है वो मार्बल से बना हुआ है, मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो लाल किला जो है आप लोगों का लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है, अवसादी चट्टान है। और ताजमहल जो है वो आपका व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है। आप देख लीजिए फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और टीचिंग परीक्षा के अंदर में मैंने पेड कोर्स के अंदर में बार बार रिवीजन करके आपको पढ़ाया ये चीज, ठीक है। उससे पहले भी, मतलब मैं जो है कई साल से ये चीज पढ़ा रहा हूं बच्चों को, और आप देख सकते हो कि इसके ऊपर में क्वेश्चन बना है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और हम आपको इस तरीके से एकदम सिंपलिस्टिक वे के अंदर में पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को सारे के सारे जितनी भी चीजें वो मिलती रहे आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो लाल किला किससे बना है, जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है। और कुछ बच्चे क्वेश्चंस भी बनाते रहेंगे इसके ऊपर में। लाल किला किससे बना है? ओके, लाल किला किससे बना हुआ है और वो कौन सी चट्टान है? ताजमहल किससे बना हुआ है और वो कौन से प्रकार की चट्टान है? आप लोग कमेंट करके लिखेंगे जल्दी से। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन है आप लोगों का। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में ये बोला गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैटिट्यूड्स, ठीक है। आप लोगों को अक्षांशों के बारे में जो है वो बताना है। अक्षांश, अब ये अक्षांश क्या होते हैं, ध्यान से समझिए आप लोग। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर हम हमारी पृथ्वी देखेंगे ना, तो इस तरीके से आड़ी कुछ हमने रेखाएं इमेजिन की हुई है, ऐसे सर्कल, आड़े आड़े से सर्कल, उनको लैटिट्यूड बोला जाता है, अक्षांश। और जो खड़े खड़े लाइन हम लोगों ने हमारे अर्थ के ऊपर में इस तरीके से इमेजिन किया, उनको बोला जाता है देशांतर, लॉन्जिट्यूड, ठीक है। ये इमेजिन हमने किया हमारी सुविधा के लिए। चलिए, तो यहां पर मैं बोल रहा है आप लोगों से कि अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल जो है वो 23.5 डिग्री साउथ में है इक्वेटर के। चलो वेरीफाई करते हैं, ठीक है। ये है इक्वेटर, 0 डिग्री वाला इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री वाला। उसके साउथ में 23.5 डिग्री साउथ, मतलब ये वाला, यहां पर में तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, मकर रेखा, आपकी मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो मतलब ये गलत है, ट्रॉपिक ऑफ, ठीक है, एक अंटार्कटिक सर्कल नहीं है वहां पर में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ये समझा क्या? 23.5 डिग्री साउथ में अगर आप इक्वेटर में जाओगे तो वहां अंटार्कटिक सर्कल या फिर दक्षिणी ध्रुवीय व्रत नहीं मिलेगा, वहां पर में आपको मकर रेखा मिलेगी। एक मैं आपको यहीं पे समझा देना चाहता हूं कि अंटार्कटिक सर्कल कहां पर में, ताकि आगे में आपको और समझे। अंटार्कटिक सर्कल नीचे में है, 66.5 डिग्री साउथ में है, ठीक है, इक्वेटर से 66.5 डिग्री साउथ में है। तो दो चीजें आपको समझ में आई, 23.5 डिग्री साउथ के अंदर में कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा। और अंटार्कटिक सर्कल जो है आप लोगों का 66.5 डिग्री साउथ में है, साउथ में, ठीक है। दो चीजें आप लोगों ने सीख ली, ठीक है। इस तरीके से सीखे हम लोग, और ज्यादा एडवांस करके एक एक पॉइंट में हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेंगे। एक एक पॉइंट आपको जो है फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन आपको 10-10 क्वेश्चन के बराबर इंफॉर्मेशन देगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू सदर्न हेमिस्फीयर, कर्क जो है कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से जाती है बोल रहे। अब दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध क्या होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को भी बता दो, और जो लोग बच्चों को पता है वो लोगों को बता दो कि रिवीजन ही सबसे एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो आपको आगे बढ़ाएंगी, आपके कंसेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। तो देखो, विषुवत रेखा के ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है ना, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या फिर उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। ये विषुवत व्रत या इक्वेटर के नीचे वाला जो हिस्सा है ना, इसको सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब कर्क रेखा आप लोग मुझे बताओ कहां पर में है, आप सभी के सभी। मैंने आपको क्या बोला, इक्वेटर के ऊपर में जाओगे तो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध, और इक्वेटर के नीचे जाओगे तो सदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध। आप मुझे बताओ कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पर में, उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में?
आपका आंसर आना चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर मैं हर एक बच्चे का आंसर जल्दी जल्दी से आ जाए। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा सकूं। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से सेशन को शेयर करते रहेंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो आप लोग। ओके, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उत्तरी गोलार्ध के अंदर में आपका, तो ये आपका गलत है, दक्षिणी गोलार्ध नहीं होना चाहिए वहां पर में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो यहां पर में, ये है आप लोगों का ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। क्या ये आप लोगों की मकर रेखा जो है ये दक्षिणी गोलार्ध से जाती है? जी हाँ, देखिए कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध से जाती है, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ मतलब दक्षिणी गोलार्ध से जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एक पहला सही आपको मिला। आर्कटिक सर्कल ये वाला क्यों गलत है, क्या मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो? आर्कटिक सर्कल, ठीक है, ये वाला पॉइंट गलत है, तो क्यों गलत है? क्या आप दोनों बता सकते हो जैसे हमने ऊपर वाला किया है? अगर आपने बता दिया, ठीक है, तो ये जो है फ्रेंड्स, एक तो आप लोगों की जीत होगी, आप लोग अच्छे से कर रहे हो, और मुझे भी अच्छा लगेगा, पूरी टीम को अच्छा लगेगा कि ये मेहनती बच्चे, ये ऐसे बच्चे हैं जो 120 प्लस 130 प्लस लाने वाले बच्चे हैं। ठीक है, जल्दी से बताएंगे आप लोग यहां पर में। ठीक है, कि आर्कटिक सर्कल, ठीक है, आर्कटिक सर्कल का मतलब होता है उत्तर ध्रुवीय व्रत। ठीक है, ये बोल रहा है 23.5 डिग्री उत्तर में। हमको पता है कि 23.5 डिग्री उत्तर के अंदर में कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। ठीक है, इसी वजह से ये गलत है। और उत्तर ध्रुवीय जो आपका व्रत है, जिसको आप आर्कटिक सर्कल बोलते हो, वो 66.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ में है। मैप के अंदर में आप देखिए, ये उत्तर ध्रुवीय व्रत जिसको आप आर्कटिक सर्कल बोलते हो, 66.5 डिग्री उत्तर में है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है और कंटिन्यूअसली कमेंट में आंसर कर रहे हैं। और ये वो बच्चे जिन लोगों ने आंसर किया है ना, जो लिख रहे हैं यहाँ पर में, ये वो बच्चे हैं जो आगे बढ़ने वाले हैं, जिन लोगों का ये वाली एग्जाम तो क्लियर होंगी ही होंगी, आने वाली एग्जाम जो है वो भी आप लोगों की बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे करते 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 हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो आप लोगों ने टीचिंग परीक्षा के इस सीरीज के साथ में जुड़े रहना है। नाउ, भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं होता है, आपको यह बताना है। देखिए फ्रेंड्स, भारत की जो संसद है ये कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है। हमारे भारत के अंदर में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? भारतीय संसद है, ये याद रखेंगे आप लोग। आपको बताना है कि कौन इसमें शामिल नहीं होता है। भारतीय संसद जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बनती है। संसद, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी। आपसे ये क्वेश्चन अपने आप में आया हुआ है एग्जाम के अंदर में, भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ठीक है, इसमें 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, 2 सदन, और एक होता है राष्ट्रपति। ये तीनों से मिलकर बनती है हमारी संसद, हमारी पार्लियामेंट। ठीक है, इसके पास में ज्यादा पावर क्यों दिए गए? सबसे ज्यादा पावर संसद के पास में है। क्यों? क्योंकि संसद के अंदर में कौन लोग जाते हैं? संसद के अंदर में वो लोग जाते हैं जो जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं। तो पार्लियामेंट के पास में बहुत सारे पावर है। ठीक है, इमेंस पावर है। क्यों? ये क्वेश्चन आता है। हमारी व्यवस्था में संसद के पास अपार शक्तियां है, बहुत सारी शक्तियां संसद के पास में। संसद कानून बना सकती है क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, हमारे द्वारा चुने हुए लोग जाते हैं ना संसद में। ठीक है, इस वजह से। तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आपने ये वाला पॉइंट याद रखना है कि राष्ट्रपति भी संसद का पार्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सारे जगह पे आया हुआ है। तो भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं होता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, विधान परिषद नहीं होती। ठीक है, वो राज्य का पार्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है बड़ा लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा है? आप लोग थोड़ा सा जूम कर रहे हो अगर, तो दिख रहा है कि आपको? ये बता दीजिए मुझे एक बार। अगर आप स्क्रीन को जूम करते हो तो क्या आपको दिखता है? ये बता देंगे मुझे प्लीज एक बार। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, कि अराउंड अभी भी 100 बच्चे ऐसे जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी के सभी, ताकि ऐसी एनर्जी के साथ में आपको पढ़ाते रहे। आपको बताना है रोडवेज से कौन सी वाली जोड़ी लगेंगी रोड के मामले में। ठीक है, रेलवे से कौन सी जोड़ी लगेंगी, वाटर से और एयरवेज से। देखो ऑप्शंस यहाँ पर मैं आप लोगों को दिए गए, मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोग जो है इसको जूम करके और सारी चीजें करके आप लोग अच्छे से इसको देख सके। और आप लोग जो है इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप लोग। ठीक है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा ऊपर लेवल का इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये याद रखिएगा आप लोग। पूरा का पूरा आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, इसके अंदर में सारी की सारी चीजें। देखिए, अगर आप लोगों को सबसे फास्ट जाना है, मान लीजिए कि आपको जो है ओके जाना है एकदम फास्ट, तो आप किससे जाओगे? आप एयरवेज से जाओगे, एयरवेज से। क्या ये जोड़ी आप लोगों में से किसी ने लगा पाया? ठीक है, डी की जोड़ी 1 के साथ, और डी की जोड़ी 1 के साथ में केवल एक ही जगह पे लगी हुई है,
इसीलिए आंसर सी हो गया, खत्म। ठीक है, इतना इजी था ये क्वेश्चन आप लोगों का। कितने लोगों ने इस तरीके से इसको एलिमिनेट किया है बताइए जल्दी से, कितने लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से एलिमिनेट किया है। डी की जोड़ी 1 के साथ फास्टेस्ट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है आप लोगों का क्या है, सबसे फास्ट चलने वाला, ठीक है, वो आप लोगों का एरोप्लेन है, ठीक है, वायु मार्ग है। उसके बाद में अब आगे की चीजें हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर में, ठीक है, जैसे कि अगर आप लोगों को बोला जाए, ठीक है, कि आपको तीव्रता से जाना है कम खर्च में, ठीक है, भारी सामान को भी ढोना है आपने, भारी भरकम सामान है, तीव्रता से जाना है, कम खर्च भी करना है आप लोगों ने, लोगों का भी आवागमन करना है, ठीक है, तो सबसे अच्छा क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर में, लॉन्ग डिस्टेंस तक चीपली, तो बी हो जाएगा रेलवे। देखिए रेलवे क्या करता है आपका, ठीक है, कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल, मतलब सामान भी लेके जाता है, मालगाड़ी होती है पता है ना आप लोगों को, और इवन सामान को भी लेके लोगों को भी लेके जाता है लॉन्ग दूरी तक, ठीक है, क्विकली और चीपली, ठीक है, मतलब सस्ते में। भाई रेलवे की टिकट होती है कितनी है की आप लोगों की, ठीक है, तो बी की जोड़ी जो है वो आपकी 3 के साथ लगने वाली है। रेलवे से कितने लोगों ने सफर किया है कभी ना कभी, बता देंगे जल्दी जल्दी से, कितने लोग हैं जिन्होंने रेलवे से कभी ना कभी सफर किया है, ठीक है, अगर आप लोगों ने रेलवे से सफर किया है, ओके, रेलवे से सफर किया तो आप लोग कर पाओगे। अच्छा वाटरवे, देखिए बल्की गुड्स मतलब बहुत भारी भारी सामान है, ठीक है, ओके, आपको चीपेस्ट सबसे सस्ता, क्योंकि पानी से जाना है, कोई भाई एकदम बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं लग रहा है, पानी के अंदर में वो जहाज तैरते हुए लेके जाएंगे आपको। हैवी गुड्स और बल्की गुड्स मतलब बहुत भारी भरकम सामान को लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब भारत से अमेरिका लेके जाना है मान लीजिए, तो सबसे सस्ता क्या है आपके लिए, वो है आपका वाटरवे, जल मार्ग। तो सी की जोड़ी 2 के साथ लगेंगी, देखिए सी की जोड़ी 2 के साथ में एक ही जगह पे लगी हुई है, ठीक है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि टीम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आए हैं, सिंपल इससे आसान वाले क्वेश्चन आए, प्लीज उसको भी लगा दीजिएगा। और आप लोगों का रोडवे जो बच गया फ्रेंड्स, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, अरे सबसे ज्यादा क्या यूज करते हो आप लोग, घर से निकलते ही आपके अपने एरोप्लेन के अंदर में बैठते हो, ठीक है, और अपने कॉलेज जाते हो क्या, कितने लोग हैं यहाँ पर में जो घर से निकलते हैं और जाते हैं। सचिन किससे आए हो आप, फैज कौन सी चीज से आए हो आप, ऑफिस में हवाई जहाज से आए हो, अपने रास्ते से आए हो ना, ठीक है। तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स आप लोग रास्ते से आते हो, सबसे कम सबसे कॉमनली मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो है आप लोगों का क्या है, रास्ता है, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कहीं पे भी जाना है, आप थोड़ी ना रेल से जाओगे कि रेल भाई घर से बाहर रेलवे लाइन बिछा दो मोदी जी, ठीक है, या समुद्र बना दो मैं तो टाइटैनिक से जाऊंगी या जाऊंगा, तो बाय रोड। तो एक ही जोड़ी 4 के साथ में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप देखोगे एक ही जगह पे लगी हुई थी। मैंने क्यों इधर से एलिमिनेट किया, ताकि आपको आसान भाषा में समझा सकूं। क्या इसके ऊपर में प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें हम लोग, जल्दी से बता दीजिए, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करा दूंगा और भी बहुत सारे। लेकिन मुझे चाहिए कि यार अगले 3 मिनट जो है, 3 मिनट भी नहीं, 2 मिनट 5 सेकंड बचे हुए, इसके अंदर में हम लोग 400+ लाइक्स जो है यहाँ पर मैं कंप्लीट कर दे। चलिए, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, इसकी पीपीटी आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी, तो टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है आप लोगों ने। रोडवेज शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ठीक है, सबसे जो है ज्यादा यूज किया जाने वाला साधन, ठीक है, रोडवेज आप लोगों का 4 फ्लाईओवर होते हैं, मनाली ले हाईवे जो है आप लोगों का ये माउंटेन के ऊपर में सबसे हाईएस्ट रोडवे है दुनिया के अंदर में। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किसको किसको जोड़ता है, इसके ऊपर में क्वेश्चन बनाओ आप लोग, ठीक है, कमेंट के अंदर में, और एक दूसरे से पूछो, एक्टिविटी करते रहो आप लोग जल्दी जल्दी से। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज कौन से 4 शहरों को जोड़ता है, जल्दी से आप लोग आंसर करोगे, स्वर्णिम चतुर्भुज कौन से 4 शहरों को जोड़ता है, आप लोग आंसर करोगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। रेलवे जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का फास्ट है और चीप है, मतलब सस्ता है, ठीक है, भारी सामान और लोग दोनों को लेकर जा सकता है ये, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। दुनिया की सबसे लंबी जो है रेलवे लाइन जो है आप लोगों की वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे सिस्टम के अंदर में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ओके। वाटरवे जो है फ्रेंड्स आप लोगों का सबसे पुराना वाला है सिस्टम, सबसे सस्ता सस्ता भी है, और हैवी, मेनली जो भारी भरकम सामान होते हैं एकदम, ठीक है, बल्कि सामान होते हैं, उनको दूर दराज के इलाके में लेके जाना है तो जहाजों से लेकर जाया जाता है, ठीक है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सबसे फास्टेस्ट क्या है, एयरवेज, ठीक है, सबसे फास्ट एयरवेज आप लोगों का। नाउ अब देखिए यहां पर मैं एक क्वेश्चन आपका ध्यान से समझिए आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला गया आप लोगों का, सी के तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती है, ठीक है, जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पहाड़ वगैरह जो होते हैं ना उसमें समुद्री गुफाएं बन जाती है, ठीक है।
समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। मानव निर्मित गतिविधियां, हम जाके क्या खोद देते हैं कि गुफाएं उसमें, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर में एक बड़ा सा पहाड़ था, समुद्र की लहरें हैं, बार बार टकराएंगी, इस तरीके से गुफा बना देती है, थोड़ा सा गुफा टाइप की बन जाती है, ठीक है। तो किसके वजह से बनती है, ठीक है, तरंगों के, ठीक है, वेव्स जो होती है, विंड नहीं, हाँ विंड नहीं, वेव्स, समुद्री पानी जो है उसके इरोजन और डिपोजिशन के कारण वो बार बार जाके टकराती है इससे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर में इस तरीके से, जो ये आप देख रहे हो ना पूरा, ओके। तो ये क्या हो रहा है, ये इससे टकरा रही है बार 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 बार, और इसकी वजह से ये इस तरीके की केव्स या फिर जो बाकी की सारी चीजें हैं वो क्रिएट होती है, ओके। तो समुद्री तरंग अपर्दन और निक्षेपण के कारण बनती है आपकी, ये इस तरीके से देखिए आप लोग। सबसे पहले बनती है केव्स, गुफा, ये आप जो देख पा रहे हो ना, ये है गुफा, ठीक है, गुफा। फिर ये गुफा और ज्यादा गहरी होती जाती है, तो वो बन जाता है मेहराब, आर पार, ठीक है, मेहराब, तटीय मेहराब, आर पार, जिसको आर्च बोला जाता है, ठीक है, आर्च, ठीक है, सी आर्च, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। एक और चीज होती है स्टैक नाम से, ठीक है, स्टैक। स्टैक जो है ये आप लोगों का क्या होता है, इरोजनल फीचर है, किसके वजह से बनता है स्टैक। स्टैक बेसिकली क्या होता है ना, कि जो समुद्र के किनारे पे जो पहाड़ है, ठीक है, जो किनारे पे पहाड़ होते हैं, वो इतने ज्यादा जो समुद्री वेव्स है इतने ज्यादा बार उनको वो करती है, तोड़ती है, टकराती है, कि केवल एक खंबा टाइप का बच जाता है आपका स्टैक, एकदम खंबा टाइप का जो खड़ा रहता है स्टैक, ठीक है, उसको स्टैक बोलते हैं। तो ये बनता किसकी वजह से है, किसके वजह से बनेगा, स्टैक, स्टैक बोलते हैं इसको, स्टैक। तो ये समुद्री लहरों के कारण ही बनता है ये भी आपका, कि समुद्री लहरें बार बार टकराती है, एक खंबा टाइप का बच जाता है, ये देख रहे हो आप खंबा, अरे मतलब वो वाला खंबा नहीं है आपका, ठीक है, ये एक्चुअल वाला खंबा, ठीक है। तो ये खंबा आप लोगों का बच जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, स्टैक। ये भी किसकी वजह से बना है, ये आप लोगों का बना है समुद्री लहरों की वजह से, सी वेव्स की वजह से, ओके। तो पहले क्या बनती है, केव बनती है, गुफा बनती है, फिर गुफा और गहरी गहरी होती जाती है, वो आर पार हो जाती है, केवल छत बच जाती है तो आर्च बन जाता है। फिर क्या होता है, छत भी उड़ जाती है तो केवल स्टैक बच जाता है। ये सारा का सारा होता है पानी की गतिविधियों के कारण, समुद्र की लहरों के कारण, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, दुनिया की सबसे लंबी रेलवे जो लाइन है, ठीक है, सबसे लंबी रेलवे मार्ग आपका कौन सा है, यह है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। एक नंबर यहां मिलेगा आप लोगों को। सब दुनिया का सबसे लंबा जो रेलवे मार्ग है वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। आपको बताना है ये रशिया में कहां से कहां तक जाता है, रशिया के अंदर में है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ठीक है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। तो ये जाता है फ्रेंड सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक के बीच में। सेंट पीटर्सबर्ग नाम की जगह है रशिया में, ठीक है, पश्चिम में, और पूरब में है व्लादिवोस्तोक नाम की जगह, वहां तक ये पूरा का पूरा फैला हुआ है रशिया में, ठीक है। आपको दिखाता हूं मैं, ये अगर आप लोग यहाँ पर में देख पा रहे हो, ये है सेंट पीटर्सबर्ग, यहां से ये पूरी की पूरी रेलवे लाइन है व्लादिवोस्तोक तक, इधर साइड में, इतनी लंबी। तो सबसे लंबी रेलवे लाइन कहां पर में है, रशिया के अंदर में है। एक बार जल्दी जल्दी से शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, क्या बात है, आप लोगों ने 400 का जो हमारा टारगेट था उसको कंप्लीट कर दिया है आप सभी लोगों ने, कांग्रेचुलेशन। जितने भी बच्चे ने यहाँ पर में योगदान दिया एक बार हाथ ऊपर करके भी बता दीजिए, मैं देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे हैं यहाँ पर में जो अपना अपना योगदान यहाँ पर में दे रहे हैं और कंटिन्यूअसली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाथ ऊपर करते रहेंगे जल्दी जल्दी से आप सभी के सभी, जितने भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपका देखिए ये एक चीज बतानी है आप लोगों ने, देखिए ये सीटेट के अंदर में दिसंबर 2024 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, नया नया क्वेश्चन है, गरम गरम क्वेश्चन आप लोगों का, बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ध्यान से समझिए आप लोग। आपको बोला गया है कि ग्रहपति किसको बोला जाता है, श्रेणी किसको बोला जाता है, अधिमाई किसको बोलते हैं, और अरिकामेडु क्या था, ठीक है। एक एक करके आपको बताना है, ये सारी की सारी जोड़ियां आपने लगानी है। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को जो है ना इन सारी चीजों के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और एक एक बार मैं आपको बता भी दूंगा पूरा का पूरा जितनी भी सारी चीजें हैं, ठीक है, एक एक करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। स्पेशली अगर मैं बात करूं आप लोगों से इसकी अधिमाई की, तो अधिमाई क्या होता है आप लोगों का, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, अधिमाई।
ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जिसके पास में जमीन ना हो, वो दूसरे के खेत में काम करे, ठीक है, उसको अधिमाई या फिर लैंडलेस लेबर कहा जाता है। ठीक है, अधिमाई या फिर लैंडलेस लेबर, भूमिहीन मजदूर जो दूसरे के खेत में काम करता है, उसको अधिमाई, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कड़ाई सियार। ठीक है, तो इसको कड़ाई सियार भी बोलते हैं, कड़ाई, कड़ाई, ठीक है, कड़ाई सियार, कड़ाई सियार। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, कड़ाई सियार के नाम से भी जाना जाता है इसको, अधिमाई या फिर कड़ाई सियार। लैंडलेस लेबर से ऐसे व्यक्ति जिनके पास में खुद की जमीन नहीं है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स है, उनके पास में खुद की जमीन है, ठीक है, और खुद की जमीन के ऊपर में वो खेती कर रहे हैं, उनको बोला जाता है गृहपति। क्या बोलते हैं? गृहपति। इंडिपेंडेंट फार्मर्स, स्वतंत्र कृषक जिनके पास में खुद की जमीन है। तो ए की जोड़ी किसके साथ लगनी है? 2 के साथ में। ठीक है, सी की जोड़ी जो है वो आप लोगों की लगनी है 1 के साथ में। क्या आप लोग एलिमिनेट कर पा रहे हो? ठीक है, बी का देखना है हम लोगों ने अभी, ठीक है, यहां पर में क्या बनेगा, और डी का देखना है हम लोगों ने क्या बनेगा। क्या आप ए की जोड़ी 2 के साथ में, ठीक है, ए की जोड़ी 2 के साथ में एक ही जगह पे लगी है यार, ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गए सारे। और सी की जोड़ी जो है 1 के साथ में देखिए लगी हुई है यहां पर में, खत्म हो गया। ऑप्शन एलिमिनेशन की टीचिंग परीक्षा की निंजा टेक्निक। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते थे। ऑप्शन एलिमिनेशन की टीचिंग परीक्षा की निंजा टेक्निक आप लोग यहां पर में देख पा रहे हो। ओके, इसके अलावा अरिका मेडू क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अरिका मेडू। अब मैं आपको अरिका मेडू के बारे में पूरा ही बताना चाहता हूं, क्योंकि अरिका मेडू बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको याद रखना है। देखिए, ये वाइटल विलेजेस, थ्राइविंग टाउन्स जो है ना आप लोगों का इस चैप्टर में दिया हुआ है। अरिका मेडू आज का कहां पर में है? अरिका मेडू ये आज का जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी पता है ना, पौंडीचेरी के नाम से भी जानते हैं। कितने लोगों ने नाम सुना है पुदुचेरी या पौंडीचेरी का? हमारे भारत की एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, उसमें आप लोगों को बता दूं यहां पर, ठीक है, आप लोगों को जो है करीब 2200 से 1900 साल पहले, ठीक है, अरिका मेडू जो है कोस्टल सेटलमेंट था, मतलब समुद्री तट पर बसा हुआ एक शहर, जहां पर में बहुत सारी शिप्स आती थी। ठीक है, वहां पर में अपना सामान उतारती थी। ठीक है, दूर दराज के इलाकों से आकर सामान यहां पर में उतारा जाता था। मतलब बहुत अलग अलग इलाकों से अरिका मेडू या जो आज का पौंडीचेरी है वहां पर में, ठीक है, शिप्स आती थी, वहां पर में बंदरगाह था, और लोग वहां रहते भी थे, और वहां पर में शिप भी उतारी जाती थी, सामान उतारा जाता था, और फिर पूरे भारत के अलग अलग इलाकों में वो सामान पहुंचाया जाता था। तो अरिका मेडू आज के कहां पर में? पौंडीचेरी के अंदर में है। ठीक है, अरिका मेडू क्या था? एक कोस्टल सेटलमेंट था। कोस्टल सेटलमेंट मतलब तटीय बस्ती। ठीक है, और यहां पर में बड़े बड़े शिप्स आकर क्या करते थे? अपने सामान को उतारते थे। ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो अरिका मेडू क्या था आपका? यहां पर में आप लोगों का हो जाएगा, बताइए जल्दी से, अरिका मेडू क्या होगा? जल्दी से बताओ, आप लोग बताओगे। देखिए, जितना ज्यादा आप कंट्रीब्यूट करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। अरिका मेडू क्या है? हर एक बच्चा कंट्रीब्यूट करेगा अगर आपको पास होना है फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का स्कोर जो है वो अच्छा आए, आप लोग चाहते हो अगर कि आप लोग जो है 130 प्लस स्कोर करो, आज से स्टार्ट करनी है आप लोगों ने। ठीक है, ओके, तो अरिका मेडू जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, कोस्टल सेटलमेंट था, एक तटीय बस्ती या तटीय निवास पौंडीचेरी के अंदर में। ठीक है, और श्रेणी का मतलब होता था शिल्पकार। ठीक है, श्रेणीज, शिल्पकार। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आप लोगों का। ओके, तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोगों की जो है वो जोड़ियां आप लोगों की बनती चली गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप देखो, ये पूरा पढ़ाया हुआ था आपको एग्जाम में आने के पहले भी। अगर आपको पढ़ना है, जो एग्जाम में आता है वो पढ़ना है, तो टीचिंग परीक्षा से आप लोग पढ़कर जो है वो सारी चीजें हासिल कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा, ठीक है, कड़ाई सियार, अधिमाई, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाया हुआ था आपको। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपका जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था ना, हमने इसको सिंपल करके इस तरीके से पढ़ाते हैं आपको टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, कि आपको सिंपल यहाँ लिखकर अच्छे से हाईलाइट करके, ताकि आप लोग आसान आसान भाषा में उसको समझ सके। तो जितने भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब इस क्वेश्चन को बताइए आप लोग, ठीक है, कि अगर आपको मुंबई से, ठीक है, दिल्ली तक जाना है, तो आप कौन से परिवहन साधन का इस्तेमाल कर सकते हो? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि 100% बच्चे सही आंसर करें। एक बार अच्छे से सोच समझ के आंसर करिए आप लोग। ठीक है, आप यहां पर में हो मुंबई में, ठीक है, मुंबई में यहां पर में, और आपको दिल्ली में जाना है। ठीक है, तो यहां से आप कैसे जा सकते हो मुंबई से दिल्ली? अब आप वाटरवे के जरिए तो नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वाटरवे मतलब यहां पर में समुद्र तो है नहीं। ठीक है, तो जहां जहां ए दिया हुआ है उसको काटो, ए दिया हुआ है काटो, ए दिया हुआ है काटो। भाई इतना इजी कि एक ऑप्शन एलिमिनेट करते ही आप लोगों का सारा जो है आंसर आ गया, सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट करते ही।
आंसर सी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, और बच्चों ने फिर भी गलत करके आया था। मैं आपको बताऊं कितने परसेंट लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूं, ठीक है, इस क्वेश्चन का स्टैटिस्टिक्स ही दिखा देता हूं ना। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप, ठीक है, पोल देखिए कि कितने परसेंट लोगों ने इसका आंसर किया था। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था। आप ये देखिए पोल का आंसर 71% लोगों ने, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 100% आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है, तो 71% लोग कौन थे? ये 71% लोग जिनका आंसर सही हुआ था, हाथ ऊपर कर देंगे एक बार जल्दी जल्दी से। ठीक है, 71% लोग, ठीक है, जितने भी थे 71% लोग हाथ ऊपर कर देंगे एक बार, और सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहो यार आप लोग। नाउ फ्रेंड्स, किस प्रकार की पवनें स्थल एवं समुद्री समीर होती है? देखो क्या होता है ना, कि अगर आप किसी भी समुद्री किनारे पर रहते हो, कोई है यहाँ पर में जो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इधर ऐसे समुद्री किनारे पर रहता है, या उनके नाना मामी का किसी का घर हो, तो अगर आप समुद्री किनारे पर मान लो मुंबई में रहते हो, तो एक समय क्या होता है कि हवा जो है ना वो समुद्र से जमीन की तरफ में चलती है, और एक समय ऐसा होता है जब हवा जमीन से समुद्र की तरफ में जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये केवल और केवल उन्हीं इलाकों में होता है जहां पर में समुद्री किनारा हो। अगर आप बीच में कहीं तो भी रहते हो, आप भोपाल में रहते हो, इंदौर में रहते हो, आप पटना में रहते हो, लखनऊ में रहते हो, या दिल्ली में रहते हो, वहां आपको ये समुद्री समीर या फिर सी ब्रीज, लैंड ब्रीज आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। ये केवल समुद्री किनारे पर देखने के लिए मिलती है। इसी वजह से इनको स्थानीय पवनें बोला जाता है, लोकल विंड्स। केवल लोकल एरियाज में मिलती है, पूरे हर जगह पे नहीं मिलती, केवल लोकल क्षेत्र में। और लोकल भी वो कहां पर में, लोकल कहां पर में, जहां पर में समुद्री किनारा हो। समुद्री किनारा होगा तभी वहां लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। ठीक है, इसको मैंने ना एक पूरे के पूरे, ये आप देख सकते हो, ये इस तरीके से आप लोगों के लिए आपको पूरा पढ़ाया हुआ है ये। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था आप लोगों का। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये 14 दिसंबर 2024 को क्वेश्चन आया था, बट आप देखिए उससे पहले आपको पढ़ा चुका था ये पूरा का पूरा। आपकी पेड क्लास के अंदर में भी आप देखिए पूरा पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, हर चीज, लोकल विंड क्या है आप लोगों की, लू है, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ठीक है, चिनुक भी एक प्रकार की लोकल विंड है, हर चीज आपको पढ़ाई थी। ट्रेड विंड क्या होती है, परमानेंट विंड, सब कुछ एनसीईआरटी में जो है वो बड़ा खतरनाक सा दिया हुआ है आप लोगों का इस प्रकार से। लेकिन टीचिंग परीक्षा ने क्या किया, आपके लिए आसान कर दिया उसको कलरफुल तरीके से। परमानेंट विंड मतलब जो हमेशा साल भर एक ही दिशा में चलती रहती है, वर्ष भर लगातार एक ही दिशा में चलती रहती है। उदाहरण व्यापारिक पवने, ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी पवने, ये आप लोगों की क्या है, स्थायी पवने, हमेशा साल भर चलती रहेगी। मौसमी पवने ऐसी पवने होती है जो खास मौसम में चलती है, जैसे बारिश का अगर मौसम है तो वहां हमारे भारत के अंदर में मानसून की हवाएं चलती है, मानसूनी हवाएं। और लोकल विंड्स होती है ऐसी विंड्स जो केवल एक स्मॉल एरिया में चलती है केवल, जैसे लू है, तो गर्मी के मौसम में लू वाली हवाएं चलती है जहां ज्यादा गर्मी पड़ रही है। लैंड एंड सी ब्रीज ये आप लोगों की जो है क्या है, स्थानीय पवन है, केवल तटवर्ती इलाकों में चलती है। अकबरनामा के अनुसार सूबेदार कौन सा कार्यभार संभालता था? अकबरनामा के अनुसार ये बताएंगे आप सभी। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे आप लोग। और जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की वजह से ये सेशन हो रहा है, आपको समर्पित ये सेशन। ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से। देखिए अकबरनामा के अनुसार सूबेदार कौन सा काम संभालता था? सबसे पहली बात तो ये सूबेदार शब्द आया कहां से, ये समझो आप। जैसे हमारा भारत है ना आज अलग छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है, वैसे ही अकबर के समय में पूरा जो साम्राज्य था अकबर का वो छोटे छोटे सूबों में बटा हुआ था, छोटे छोटे सूबों में। हर सूबे के लिए एक सूबेदार होता था। ठीक है, जैसे हर राज्य के लिए आज मुख्यमंत्री, गवर्नर वगैरह होते हैं ना, वैसे ही तो सूबेदार जो होता था, जैसे मान लो ये कोई एक सूबा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये अगर एक सूबा है तो उस सूबे के लिए एक सूबेदार होगा जो वहां की राजनीतिक और सैनिक दोनों काम को संभालेगा सूबेदार। तो किसी भी राज्य की, किसी भी सूबे की, ठीक है, राजनीतिक और सैनिक मतलब पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शनिंग जो है वो उसको संभालेगा। ठीक है, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शनिंग्स को, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शनिंग्स को संभालेगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। सूबेदार, सभी लोग लिखेंगे सूबेदार, पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शनिंग, ठीक है, राजनीतिक और सैनिक दोनों। एक एक व्यक्ति होता था जो के फाइनेंस के मामलों को संभालता था, फाइनेंस वाला, केवल फाइनेंस, ओनली फाइनेंस फंक्शन,
उसको दीवान कहा जाता था, दीवान साहब, ठीक है, जो पैसे का हिसाब किताब रखता था प्रत्येक प्रांत के अंदर में, दीवान। ओके, तो ए इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर में, वापस से पूछे जाने की संभावना है। आप देख लीजिए कितना प्यार से आप लोगों को टीचिंग परीक्षा ने पढ़ाया है। ऐसे ही आपको पूरा का पूरा नोट्स भी मिल जाते हैं, जिससे हिंदी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको जुड़ना है तो टीचिंग परीक्षा के साथ में आप जुड़ सकते हो। चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। जितना ज्यादा आप लोग शेयर करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए सेशंस लेकर आऊंगा मैं। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि जहां भी शेयर कर सकते हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका कॉलेज का कोई ग्रुप हो व्हाट्सएप पे, सभी जगह पे लिंक को शेयर करिए आप। तो साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था अकबर के समय में, जिसको सूबा कहते थे। तो अकबर के समय में जो प्रांत बटे हुए थे उसको क्या कहा जाता था, ये आप लोग आंसर करोगे। अपने आप को सवाल दोहराइए मन में कि अकबर के समय में जो प्रांत बटे हुए थे उनको क्या कहा जाता था, आप लोगों को बताना है, ठीक है, ठीक है। और जो व्यक्ति उसमें उस इलाके में, उस सूबे में राजनीतिक और सैनिक जिम्मेदारी निभाता था उसको सूबेदार कहते थे। और जो फाइनेंस अधिकारी होता था, वित्तीय अधिकारी, उसको दीवान कहा जाता था, ठीक है। जो अधिकारी ऐसा होता था जो लोगों को सैलरी बांटता था, ठीक है, मिलिट्री पे मास्टर, जो सैनिकों को सैलरी देता था उसको बोलते थे बख्शी, ठीक है। जो बख्शी होता था वो सैनिक वेतन अधिकारी होता था, सैनिकों को पैसे देने का काम इसका था। सदर एक ऐसा व्यक्ति होता था जो धार्मिक मामलों का मंत्री, धर्म कर्म के जो काम है वो करने वाला इंसान। फौजदार, सेना नायक जो होता था उसको फौजदार बोलते थे। और कोतवाल, जब सैयब है कोतवाल तो डर का आएगा। पुलिस अधिकारी, नगर पुलिस अधिकारी, कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी, शहर का पुलिस अधिकारी, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। कोशिश करो आप सभी के सभी जल्दी से, सेशन को लाइक करते रहेंगे जल्दी जल्दी से, आप सभी के सभी बहुत क्लोज है हम लोग हमारे टारगेट से, ठीक है। और रोज 5 बजे आप लोगों की क्लास होती है, हर रोज 5 बजे का अलार्म लगा लीजिए आप सभी के सभी। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है रोज 5 बजे का अलार्म लगा लो और रोज 5 बजे टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर आ जाया करो, ताकि आपकी क्लासेस आपको अच्छे से मिल सके। हर रोज 5 बजे का अलार्म लगा लीजिए, ठीक है। जिस दिन 1000 बच्चे आप लोगों, 1000 लाइव हो जाएंगे, लाइव बच्चे देख रहे होंगे, उस दिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगले दिन मैं आप लोगों की एक महा रिवीजन क्लास लूंगा, जिसके अंदर में जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हुए होंगे ना, उन सबको रिवाइज करवा के उसकी टेस्ट भी आप लोगों के साथ में करवाऊंगा। तो लाइव आना है आप लोगों ने। इस क्वेश्चन देखिए, सैनिक वेतन अधिकारी, अभी आपको बताया जो वेतन देता था उसको बख्शी कहते थे, बख्शी। एक की जोड़ी जो है वो 3 के साथ लगनी है, एक ही जोड़ी 3 के साथ में एक ही जगह पे लगी हुई है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। एक ऐसा मंत्री जो धार्मिक मामलों का मंत्री है, धार्मिक प्रश्रम देखता है, ठीक है, रिलीजियस पेट्रोनेज, उसको बोलते थे आप लोग सदर, सदर। तो सदर जो है बी की जोड़ी जो है 4 के साथ लगी हुई है, ठीक है। सेना नायक, ओके, फौजदार, मिलिट्री फौजदार, ठीक है। और टाउन का पुलिस कमांडर उसको बोलते थे कोतवाल, ठीक है। नगर पुलिस, यहाँ पर मैं ये जोड़ना है अपन लोगों ने, पुलिस, ठीक है, नगर पुलिस, ठीक है। तो डी की जोड़ी जो है वो लगेगी कोतवाल के साथ में। तो ये 2 इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का सही हुआ था ये क्वेश्चन, अब समझ में आ गया, अब याद रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। हाथ ऊपर कर दो एक बार जल्दी जल्दी से अगर याद रहेगा तो। और जो भी क्वेश्चन आप बना सकते हो कमेंट्स में बनाइए और बाकी बच्चे आंसर करिए, देखता हूं मैं कि कितने बच्चे यहाँ पर में एक्टिविटी कर सकते हैं इस चीज की, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ठीक है। देखिए 14 दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है ये आप लोगों का। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से शैल चक्र का सही क्रम क्या है, मतलब सबसे पहले कौन सी चट्टान बनती है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर जो बच्चा पूरा सेशन देखेगा, ठीक है, उसको उसको याद रहेगा। 500 प्लस लाइक्स हो चुके फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। जितने भी बच्चे जिन्होंने लाइक कर दिया वो एक बार हाथ ऊपर कर देंगे, जो जो ये 500 स्टूडेंट्स है जिन्होंने अपना योगदान दे दिया है, वो हाथ ऊपर कर दीजिए। ये पूरा सेशन आप लोगों के लिए, आप लोगों की वजह से ये सेशन चल रहा है, ठीक है। देखिए मैं अगर बात बताऊं आपको, सबसे पहले जो लावा होता है ना, जिसमें से चट्टान बनती है, लावा जब फटता है, ठीक है, ज्वालामुखी फटता है और लावा निकलता है उसमें से, तो जो सबसे पहले बार चट्टान बनती है आप लोगों की, ठीक है, वो चट्टान होती है, फर्स्ट जो चट्टान होती है वो होती है आपकी इग्नियस रॉक। इग्नियस, इग्नियस रॉक जो होती है ना, उसी को हिंदी में आग्नेय चट्टाने कहा जाता है, आग्नेय, ठीक है, आग्नेय, आग्नेय चट्टाने, ठीक है। जो आग्नेय चट्टाने होती है, ठीक है, ये सबसे पहली चट्टान होती है, इसको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, प्राइमरी। तो रॉक साइकिल में सबसे पहले कौन सी बनेगी, इग्नियस रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक सबसे पहले नहीं बनती, ठीक है, आप लोगों की ये याद रखना है। क्या होता है कि जो ज्वालामुखी होता है ना, उसमें से निकलता है मैग्मा, ठीक है, मैग्मा निकलता है और यही ठंडा होकर इग्नियस रॉक बनाता है, ठीक है, ध्यान से समझना है आप लोगों ने।
जो ज्वालामुखी में से निकलता है ना मैग्मा, वो क्या होता है, ठंडा होकर बनाता है आप लोगों का, ठीक है, ठंडा होकर बनाता है इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जो है आप लोगों की, ठीक है, इग्नियस रॉक ये कन्वर्ट हो सकती है आप लोगों की सेडिमेंट्री रॉक के अंदर में और मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर में, मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर में, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर में, ठीक है। तो अब आप लोगों को आंसर बताना है कि क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। देखो, अगर मैग्मा अगर आप गिनते हो, मैग्मा अगर आप गिनते हो तो मैग्मा के बाद में तुरंत बाद में क्या आना चाहिए आपका, मैग्मा के बाद में आपका तुरंत प्रभाव से जो है फ्रेंड्स इग्नियस आना चाहिए, डायरेक्टली सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक नहीं आ सकता। तो मैग्मा के बाद में अगर यहां पर में मेटामॉर्फिक दिया हुआ है डायरेक्टली, तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता आप लोगों का, ओके, ये नहीं हो सकता आप लोगों का। इग्नियस के बाद में इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में इग्नियस से मैग्मा नहीं बनता, मैग्मा से इग्नियस बनता है आपका, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता आप लोगों का आंसर। आंसर क्या होगा आप लोगों का, देखिए, पहले बनती है इग्नियस रॉक, इग्नियस, ये रॉक जो है या तो मेटामॉर्फिक या फिर सेडिमेंट्री, दोनों में से किसी एक कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। जब इसके टुकड़े होते हैं ना, जो चाहे इग्नियस हो चाहे मेटामॉर्फिक हो, उसके टुकड़े होते हैं और टुकड़े वापस से एक दूसरे के ऊपर में जमा होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं, उससे बनती है सेडिमेंट्री रॉक आपकी, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 होगा यहां पर में, जो करेक्ट आपका सीक्वेंस बन सकता है। सबसे पहले अगर कोई चट्टान बनेगी वो इग्नियस ही बनेगी, ये समझ में आया क्या, पहले ये बताओ मुझे एक चीज बताओ, प्राइमरी रॉक्स कहा गया है एनसीईआरटी में, प्राथमिक चट्टाने, भाई कुछ भी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, सबसे पहली जो चट्टान बनती है वो आग्नेय चट्टान है, मैग्मा से ठंडा होकर आग्नेय चट्टान बनेगी। मैग्मा अगर है तो मैग्मा के तुरंत बाद जो है इग्नियस रॉक आना चाहिए, मैग्मा के तुरंत बाद आग्नेय चट्टाने, यहां मैग्मा दिया है बट मैग्मा के तुरंत बाद आग्नेय चट्टाने नहीं दिया है, तो ये आंसर मैं मान ही नहीं सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैग्मा ठंडा होकर इग्नियस ही बनेगा, आग्नेय चट्टान ही बनेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक सबसे पहले नहीं बनती, ठीक है, आप लोगों की ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोगों ने याद रख लेना है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना है आप लोगों की। इसका जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों को क्लास में पढ़ाया हुआ है, आपको पेड क्लास के अंदर में आप देख भी सकते हो, पूरा आपको पढ़ाया है, ठीक है। आपके आने के पहले आप ये देख सकते हो पेड क्लास की क्लास का जो है आपका एक स्क्रीनशॉट, पूरा आपको पढ़ाया है कि कैसे कैसे होता है रॉक साइकिल। तो जितने भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़े रहिए आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ये पूरा का पूरा अगर आप लोग कहोगे कि ये पूरा का पूरा पढ़ा दीजिए सर, ये मैंने पेड क्लास में पढ़ाया हुआ है ऐप में, अगर आप चाहते हो पढ़ना तो आप लोग वहां पर में जुड़ सकते हो, अदरवाइज आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स मैं पढ़ा भी दूंगा आप लोगों को, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, ये मास्टर क्लास के अंदर में अगर आप लोग जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग हर रोज 5 बजे जो है वो शाम 5 बजे जुड़ जाया कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोग जो है डायरेक्टली आप लोगों को जो है क्लासेस मिलती रहेंगी। अच्छा, हम बहुत पीछे एक बार चले गए, वापस एक बार हम उस स्लाइड पर आ जाते हैं। हर रोज 5 बजे आपकी क्लास होंगी, तो 5 बजे का अलार्म लगा के रख लीजिए अपने मोबाइल में। अगर एक अगर आप चाहते हो कि 120 130 प्लस आप लोगों का स्कोर आ जाए तो, और क्या क्या पढ़ना चाहते हो वो भी कमेंट में मुझे बताओगे आप लोग। देखिए, यहां पर में क्या बोला गया है कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा। देखो भाई, शक्तियां जो है, अगर शक्तियों का बंटवारा सही से ना किया जाए तो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर होता है, ठीक है। एक प्रॉपर हायरार्की ना हो तो उसमें उसकी वजह से भी जो है वो हर कोई अपना अपना काम छोड़ के दूसरे के काम करने लगता है। तो वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट अंडरटेक द फंक्शन ऑफ द अदर्स, क्या ये मतलब है इसका, ठीक है। दूसरा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में एक बताया गया है जो सेपरेशन ऑफ पावर है, इसका मतलब, ठीक है, वो है वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर विद द फंक्शन ऑफ अदर गवर्नमेंट। देखो, किसी और का काम अपने कंधे पे नहीं लेना है और दूसरे के काम में टांग भी नहीं अड़ानी, इंटरफेयर मतलब टांग अड़ाना, दूसरे के काम में हस्तक्षेप करना, ठीक है। तो ये दोनों ही सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब के अंदर में आते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों के दोनों सही है, ठीक है। तो शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का अर्थ है कि एक ऑर्गन गवर्नमेंट का, मतलब चाहे वो न्यायपालिका हो तो वो जो है एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव और आपकी लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगी,
लेजिस्लेचर दोनों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगी, एक दूसरे का काम करने देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से लेजिस्लेचर जुडिशरी का काम करने देंगी, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को काम करने देंगी। ठीक है, इस तरीके से काम का बंटवारा कर दिया गया, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, नाउ राज्य के कार्यकारी भाग में शामिल है कार्यकारी एग्जीक्यूटिव पार्ट। देखो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, हमारे भारत के संविधान के अनुसार हमारे किसी भी सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होता है आपका लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, विधायिका। एक होता है एग्जीक्यूटिव जो इस कानून को लागू करती है, जैसे हमारी संसद है मान लो केंद्र स्तर के ऊपर में, तो संसद। एग्जीक्यूटिव मतलब मोदी सरकार जो उसको लागू करेंगी। जुडिशरी जो इन दोनों पे निगरानी भी रखेंगी और कानून के समान जो है समरूप सब कुछ चल रहा है वो देखरेख भी करेंगी। तो ये 3 अंग होते हैं। तो अब यहाँ पर मैं बोला है जैसे केंद्र सरकार में होती है एग्जीक्यूटिव, वैसे राज्य में भी होती है। तो राज्य के एग्जीक्यूटिव में किस किस को माना जाता है? राज्य की एग्जीक्यूटिव के अंदर में जो है फ्रेंड्स, जो मुख्यमंत्री है वो राज्य की कार्यपालिका या कार्यकारी का भाग होता है सरकार का। जो विभिन्न मंत्री होते हैं, जो मंत्री लोग होते हैं, वो भी इसके भाग होते हैं। जो एमएलएज है, सारे के सारे एमएलएज, ठीक है, वो लेजिस्लेचर के पार्ट है। लेजिस्लेचर जिसको विधायिका कहा जाता है, जो कानून बनाने वाली है। आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, जल्दी से बताओ मुझे एक बार, जल्दी से कमेंट करो। आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, एक बार कमेंट करके बताएंगे आप लोग। कौन से राज्य से बिलोंग करते हो आप? जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो सर बैच लेना है। निखत फातिमा जी देखिए नीचे में नंबर चल रहा है, उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप। चाहे आप सीटेट के साथ साथ में बीपीएससी की भी लेना चाहते हो, केवीएस की भी लेना चाहते हो, तो टीम आपकी मदद कर देंगी। ठीक है, नीचे में नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से भी आप देख सकते हो उसको। ठीक है, बिहार से है, पश्चिम बंगाल से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, यूपी से, आसाम से, ठीक है, अंडमान निकोबार से भी है। ठीक है, यूपी से है, हिमाचल से है, उड़ीसा से है, महाराष्ट्र से, झारखंड से, ठीक है, बिहार, उत्तराखंड, असम, मध्य प्रदेश, मतलब भारत के अलग अलग राज्यों से आप लोग। ठीक है, तो आप जो है आपके राज्य के अंदर में एक सरकार होंगी, ठीक है, और एक होंगी विधानसभा। ठीक है, विधानसभा के साथ साथ में कई जगह पे विधान परिषद भी है कुछ राज्यों में, लेकिन विधायिका होंगी कोई जो कानून बनाने का काम करती होंगी। तो जो एमएलएज होते हैं, जो विधायक लोग होते हैं, जिनको आपने अपने राज्य में चुना हुआ है, आपके राज्य आपके इलाके का कोई ना कोई विधायक होगा, जो सारे के सारे विधायक होते हैं ना, वो विधायिका का पार्ट होते हैं। विधायिका मतलब जो कानून बनाने वाली संस्था है उसका पार्ट होते हैं। कार्यकारी भाग या कार्यपालिका का भाग होता है मुख्यमंत्री, मंत्री लोग और गवर्नर, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। ठीक है, गवर्नर को मिलाकर भी। तो चीफ मिनिस्टर और अलग अलग मंत्री, ठीक है, ये लोग जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने, विधायिका या कार्यपालिका बनाते हैं जो कानून को लागू करने का काम करती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री, अलग अलग मंत्री, और साथ में मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल। राज्यपाल 2 जगह पे होता है। ठीक है, यहां पर मैं आप लोग देखोगे ना, अगर राज्य की बात करूं तो राज्यपाल जो गवर्नर है, गवर्नर वो लेजिस्लेचर का पार्ट भी है और वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी है। इसके केस में, आपके केंद्र राज्य सरकार के केस में। वैसे ही भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो भारत की संसद का पार्ट भी है और भारत की एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने याद रखना था इसको। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा और टफ वाला कल। कितने लोग चाहते हैं कल? लेकिन एग्जैक्ट आप अगर 5 बजे एग्जैक्ट आ जाओगे तो मैं बनाता हूं फिर। हर कोई बच्चा मुझे आप प्रॉमिस करिए आप लोग यहां पर में, ठीक है, जल्दी बताइए। अगर आप प्रॉमिस करते हो तो मैं कल आप लोगों के लिए इसके ऊपर में टफ क्वेश्चन बना के एक बार और रिवाइज करवाता हूं आप लोगों को फिर। लेकिन कल एग्जैक्ट 5 बजे का अभी के अभी अलार्म लगा लेंगे सभी के सभी बच्चे, ठीक है, और एग्जैक्ट 5 बजे आ जाएंगे, तो फिर मेरे को मजा आएगा आप लोगों को पढ़ाने में भी। ठीक है, चलिए, तो अगर आप तैयार हो फ्रेंड्स तो मुझे बता दीजिएगा। साथ ही साथ अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, मैं चाहूंगा कि आप लोग उसके आंसर जो है फटाफट फटाफट दे आप लोग, ठीक है, कमेंट के अंदर में। ठीक है, जल्दी जल्दी से। ये सारा इस तरीके से फ्लो चार्ट के थ्रू भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, पूरा का पूरा। टेंशन नहीं लेना है आप लोगों ने, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है, और शेयर जरूर कर देंगे सभी। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर करेंगे फटाफट फटाफट, और आप लोग बताते जाएंगे मुझे कमेंट के अंदर में भी। आप लोग मुझे बताइए कि मकर रेखा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर में? कर्क रेखा भी, ठीक है, कर्क रेखा मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, कैप्रिकॉर्न, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको बताना इनमें से कौन सी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, कौन सी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है,
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और कौन सी वाली सदर्न हेमिस्फीयर में, आप बताएंगे। अगर आपको इनकी डिग्री पता है, डिग्रीज, ठीक है, 66.5 है, 23.5 है, 23.5 नॉर्थ है या 23.5 साउथ है, अगर वो पता है तो वो भी बताते जाएंगे आप लोग मुझे, ठीक है। देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। आपको बताना है कि लाल किला, ठीक है, रेड फोर्ट किस चीज से बना हुआ है, और ताजमहल जो है वो किस चीज से बना है। आज ही मैंने क्वेश्चन कराया आपको, एग्जाम में आया था वो क्वेश्चन, लाल किला कौन से पत्थर से बना है और ताजमहल कौन से पत्थर से। अगर आपको इस पत्थर का प्रकार याद आ रहा है कि वो कौन से प्रकार का पत्थर है, तो भी बता दीजिएगा कौन से प्रकार का पत्थर है और ये कौन से प्रकार का पत्थर है, ठीक है। एक हिंट दे देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, ये सेडिमेंट्री टाइप का पत्थर है, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री, जिसको आप लोग अवसादी चट्टान बोलते हो, अवसादी, ठीक है। और ये जो है आप लोगों का है मेटामॉर्फिक, 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 जिसको आप लोग जो है हिंदी के अंदर में कायांतरित बोलते हो, कायांतरित, कायांतरित, ठीक है, कायांतरित चट्टाने। तो आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं, और एक दूसरे से सवाल जो है फ्रेंड्स इस लेक्चर के ऊपर में भी बनाइए, कमेंट के अंदर में पूछिए, जो आपको याद हुआ है ना, ठीक है, वो आप बताइए मुझे कि कितना जो है वो आपको याद हुआ है। इसके अलावा आपको बताना है कि अगर ये समुद्र का स्तर है, ठीक है, तो अगर आप ऊपर की तरफ में जा रहे हो तो एयर प्रेशर का क्या होगा, एयर प्रेशर, ठीक है, वो बढ़ेगा या घटेगा, एयर प्रेशर ऊपर की तरफ जाने पर हवा का दबाव कम होगा या बढ़ेगा, ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आप लोगों से, आपको बताना है फ्रेंड्स कि साले, ठीक है, काइकोलर, काइकोलर और, ठीक है, साले, काइकोलर और देवांग करके एक है आप लोगों का, देवांग, ठीक है, ये कहां पर में कहाँ के बुनकर जाती है ये आप बताएंगे मुझे, ठीक है, कहाँ की, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ठीक है, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, किधर की, ठीक है। उसके बाद में जुल्हा, ठीक है, जुल्हा या मोमिन, ओके, ये भी बुनकर है। और कौन से एक संत हुए हैं जो जुल्हा या मोमिन ये जो जाति है इससे बिलोंग करते थे, इसका भी आंसर आप लोग बताओगे मुझे, ठीक है। आप लोगों के सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ कर दिए हैं, अब मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है फ्रेंड्स इसके आंसर कमेंट में भी करें, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज, ठीक है।